नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, संधि की सीरीज में हम आज व्यंजन संधि का भाग 2 लेकर आए हैं। यदि आपने व्यंजन संधि का भाग फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आज हम भाग 2 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें नियम नंबर 6 से पढ़ेंगे। नियम नंबर 5 तक हमने व्यंजन संधि के भाग फर्स्ट में देख लिए थे। आज हम भाग 2 में नियम नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नियम 6 यह कहता है कि यदि प्लस से पहले म वर्ण आ जाए और प्लस के बाद में यदि कोई स्पर्श वर्ण आ जाए तो इस म का उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है या अनुस्वार बन जाता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं। तो दोस्तों, स्पर्श वर्ण कहते हैं क से लगा करके म तक के जो 25 वर्ण हैं, इन 25 वर्ण को हम क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि यदि प्लस से पहले म हलंत आ जाए और प्लस के बाद में यदि क से लगा करके म तक के इन 25 में से कोई भी एक वर्ण आ जाए तो यहाँ म के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा या फिर अनुस्वार हो जाएगा। तो दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं इसको। यह है सम में म हलंत आ गया है और प्लस के बाद में क आ गया है, तो क वर्ण जो है वो स्पर्श वर्ण है। तो यहाँ पर इस म का या तो हो जाएगा इस क का पंचमाक्षर, और क का पंचमाक्षर होता है ये ङ, या फिर इसका अनुस्वार हो जाएगा। म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो इसका शब्द बनेगा संकल्प या फिर ये संकल्प। दोनों का ही उच्चारण सेम होता है, लिखने में मानकीकरण और शुद्धिकरण रूप अलग अलग है। इसके बाद में अगला उदाहरण देखते हैं कि म, इसमें भी म हलंत आया है। नियम यह कहता है कि म हलंत के बाद में स्पर्श वर्ण आएगा, तो यह स्पर्श वर्ण छ चम्मच वाला आ गया है, तो ये म हलंत है, ये उसी वर्ण का या तो अनुनासिक बन जाएगा या अनुस्वार बन जाएगा। तो ये इस वर्ण का छ वर्ण जो है, इस छ वर्ण के वर्ग का अनुनासिक वर्ण पंचमाक्षर जो है वो होता है ये य। तो यहाँ पर यह आया है किंचित शब्द। तो इस किंचित को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों ही शुद्ध है। इसके बाद में सम धन तोष, तो यहाँ म हलंत आया है, म हलंत के बाद में स्पर्श वर्ण आया है, तो ये जो म हलंत है इसका उसी वर्ग का क्या हो जाएगा? आधा न हो जाएगा। तो स वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो है न, तो ये आधा न हो गया संतोष। संतोष को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला है सम प्लस पूर्ण, तो इसमें भी म हलंत आया है और म हलंत के बाद में जब प वर्ण आया है तो प वर्ण भी स्पर्श वर्ण ही है। तो यहाँ म जो है वो म इस प वर्ण का 5वां वर्ण है, इसमें परिवर्तित होगा। तो आपको पता है दोस्तों, प वर्ग का 5वां अक्षर म ही है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द बनाए वो संपूर्ण बनाए। इस संपूर्ण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी, दोनों ही शुद्ध है। दोस्तों, इसी में अगला उपनियम है दूसरा, जो यह है कि यदि म के बाद में कोई अंतस्थ या उष्म वर्ण आ जाए तो इस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। बिल्कुल सरल नियम है दोस्तों। देखिए, यदि म हलंत है और इस म हलंत के बाद में प्लस के बाद यदि अंतस्थ या उष्म वर्ण आ जाए, तो दोस्तों देखिए, उष्म और अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल और व। इन 4 वर्णों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और उष्म वर्ण होते हैं श, श, श और ह। ये श संकर वाला श है, और ये ष षटकोण वाला है, ये श सड़क वाला है, और ये है अंत में ह वर्ण है। इन 4 वर्णों को हम कहते हैं उष्म वर्ण। तो दोस्तों देखिए, यदि अंतस्थ की बात होती है तो य, र, ल में से कोई ना कोई होगा, और उष्म की बात है तो श, 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 ह में से कोई ना कोई होगा वर्ण। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, प्लस से पहले म और प्लस के बाद में यदि अंतस्थ या उष्म वर्ण है, इस म का अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार कहते हैं बिंदी को, जिसको हम लगाते हैं बिंदी। यहाँ सम प्लस हार उदाहरण है, सम धन हार। तो यहाँ प्लस से पहले म हलंत है और प्लस के बाद में ह वर्ण आया है, तो ह वर्ण क्या है? श, श, श उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो म हलंत था, इसका क्या बन गई? बिंदी बन गई, अनुस्वार बन गया। इसी प्रकार से सम धन योग, तो यह जो है वो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो शब्द बना है वो है संयोग, संयोग शब्द बना है। इसके बाद में हम अगला नियम देखते हैं दोस्तों, नियम नंबर 7। 7वां नियम यह है कि यदि प्लस से पहले ऋषि वाला री या फिर आधा र और या फिर षटकोण वाला श, इनमें से कोई वर्ण आ जाए और प्लस के बाद में यदि न आ जाए तो इस न का ण हो जाता है, और ये जो न है वो ट वर्ग का पंचमाक्षर है। ट वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसको न कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उदाहरण देखते हैं प्र धन मान। तो ये प्र शब्द जो है ये प हलंत प्लस र इससे मिलकर के बनता है, यानी कि यहाँ पर प्लस से पहले र है और प्लस के बाद में क्या आया है? म आया है। तो नियम भी यही कह रहा है कि यदि प्लस से पहले ऋषि वाला री या र या श है और प्लस के बाद में न है, तो प्लस के बाद में किसी भी शब्द, प्लस के बाद वाले शब्द में कोई भी वर्ण न हो सकता है, ये देखना है दोस्तों। तो इस न का ण हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, प्र प्लस न, तो प्र में र है और र हलंत, और प्लस के बाद में ये जो मान शब्द आया इसमें न आया है, तो ये न वर्ण है, इस न वर्ण का ण हो जाएगा। तो शब्द बनेगा प्रमाण। इसी प्रकार से भर में र है और इसके बाद में ये न आया है, अगले वाले शब्द में न आना चाहिए, तो यहाँ न आया है, तो ये जो भरण शब्द है भर प्लस न से न का ण व्यंजन परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से भूष धन अन, तो ये भी न का ण व्यंजन परिवर्तन हो गया, और यहाँ भी राम प्लस अयन में न का ण हो गया है, रामायण शब्द बन गया है।
तो इनमें व्यंजन परिवर्तन होता है। अगला जो नियम है दोस्तों वो है नियम नंबर 8, 8वां नियम है। 8वें नियम में हम देखते हैं कि यदि प्लस से पहले अ या आ के अलावा कोई वर्ण आ जाए, अन्य स्वर आ जाए और प्लस के बाद में यदि स सड़क वाला हो तो इस सड़क वाले स का षटकोण वाला स बन जाता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। अभी प्लस सेक, अभी में ई की मात्रा है अभी, इसमें जो ई है वो कौन सी है, छोटी ई है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ या आ के अलावा कोई अन्य स्वर, तो अ या आ नहीं है, ई स्वर आया है और प्लस के बाद में स सड़क वाला आया है। तो यहाँ पर नियम ये कहता है कि ये जो सड़क वाला स है वो षटकोण वाले स में परिवर्तन हो जाएगा, ये नियम कहता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों शब्द आप जो बनाए हैं अभी प्लस शेक, तो इस स का ये श षटकोण वाला बन गया, तो शब्द बना अभिषेक। इसी प्रकार से नी प्लस सिद्ध, तो न में ई की मात्रा है, ये ई स्वर आया है और प्लस के बाद में स वर्ण आया है, तो ये जो स है इस स का षटकोण वाला श बन जाएगा, ये निषिद्ध शब्द बन गया। इसी प्रकार से सु प्लस शुक्ति, तो यहाँ पर स में उ की मात्रा है और उ कौन सा स्वर है, अ या आ के अलावा कोई स्वर है और प्लस के बाद में स सड़क वाला है, तो ये सड़क वाला स षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगला उदाहरण है वी प्लस सम, तो इसमें भी ये स वर्ण है, इसका षटकोण वाला स वर्ण परिवर्तन हो गया है। अगला दोस्तों 9वां नियम है, जो अंतिम नियम है व्यंजन संधि का, उसको हम देखते हैं। 9वां नियम ये कहता है कि यौगिक शब्दों में यदि प्रथम शब्द के अंत में न आ जाए, न हो, तो उसका लोप हो जाता है। यौगिक शब्द का अर्थ होता है कि जो योग से बने हुए शब्द होते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। योग संधि का भी हो सकता है, योग समास का हो सकता है, योग किसी उपसर्ग का या प्रत्यय का भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो शब्द है राजाज्ञा शब्द है, राजाज्ञा, तो इसमें राजाज्ञा शब्द में राजन धन आज्ञा इसका संधि विच्छेद होगा और ये जो यौगिक शब्द के प्रथम शब्द यह है और इसके अंत में न आया हुआ है। यदि न है तो इस न का जो संधि युक्त शब्द लिखेंगे उसमें न का लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर राजाज्ञा शब्द में ये राजन शब्द जो था इसमें न का लोप हो गया है, न गायब हो गया है। इसी प्रकार से प्राणी मात्र शब्द है, इसमें प्राणीन प्लस मात्र शब्द आया है, तो इस प्राणीन में न का लोप हो गया है, तो न का लोप हो जाने से ये शब्द बना है प्राणी मात्र। तो दोस्तों आज हमने व्यंजन संधि पूरी पढ़ ली है। व्यंजन संधि के 9 नियम थे, उन नियमों को हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। आपको इससे संबंधित कई और उदाहरण देख करके उनसे आपको अभ्यास करना है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि से शुरुआत करेंगे और यदि व्यंजन संधि से संबंधित कोई नियम आपको समझ में नहीं आया है तो वह कमेंट में जरूर बताएं, जितना हो सकेगा हम आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।